हैं आशीष सोमैया, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ हैं व्हाइट ओक कैपिटल मैनेजमेंट के। सर गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश पर। और चूंकि हमने इस पूरे कन्वर्सेशन को ऐसे रखा है कि हमें बस सीखना समझना है कि इस वक्त बाजार में करना क्या है, तो पहला सवाल मेरा यूएस ईरान वॉर को लेकर है। ये वॉर कहीं से खत्म होती हुई दिख नहीं रही है, कोई संकेत ऐसे मिल नहीं रहे हैं जिससे ये सोचा जाए कि चीजें अब यहां से बेहतर होती हुई नजर आएंगी। ऐसे वक्त में एक तो आप इस पूरे वॉर को कैसे एनालाइज करते हैं, आपको कैसे, क्या इसका एंड दिखता है, और दूसरा कि इन्वेस्टर्स जो इस वक्त अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो तक को रेड में देख रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए इस वक्त, कैसे उनको पेशेंस रखना चाहिए इस वक्त? विकास जी, एक्चुअली सी हकीकत तो ये है कि भाई अल्टीमेटली जो मार्केट का रिएक्शन है, जो आर्थिक व्यवस्थाओं पे असर पड़ रहा है, जैसे कि अगर आप जीसीसी कंट्रीज या मिडिल ईस्ट देखें, अगर आप यूएस को देखें, यूरोप को देखें, एंड ऑफ कोर्स इंडिया, चाइना, रेस्ट ऑफ एशिया, तो अलग अलग देशों के ऊपर ये जो वॉर प्रोलॉन्ग होने का हर तरीके का मतलब असर पड़ेगा। तो ऑब्वियस चीज़ है कि भाई तेल का दाम बढ़ने से, तेल की अवेलेबिलिटी रेस्ट्रिक्ट होने से, गैस के अवेलेबल नहीं होने से या गैस की सप्लाई के रोकने से, इन सब चीज़ों का आर्थिक व्यवस्था पे असर पड़ेगा। और आर्थिक व्यवस्था का असर जो है अल्टीमेटली कंपनियों का मुनाफा, इकोनॉमीज का जो कंजम्पशन है, डिमांड है, सप्लाई है, इन सब चीज़ों पे असर पड़ना, यही सब चीज़ आपको मार्केट में भी नजर आता है। और अल्टीमेटली किसी भी देश में, अल्टीमेटली अगर आप जैसे यूएस देखें, यूरोप देखें, तो मार्केट्स का जो रिएक्शन है, ये अपने आप में, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, इकोनॉमिस्ट्स हो, निवेशक हो, सभी के लिए मार्केट का जो रिएक्शन है, ये एक अच्छा खासा मापदंड बन जाता है कि भाई आर्थिक व्यवस्था के ऊपर और कंपनियों के ऊपर और कंज्यूमर्स के ऊपर किस तरीके का असर पड़ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मार्केट का इस तरीके का रिएक्शन बनता है, कहीं ना कहीं पे इसका भी जो पॉलिटिशियंस हैं या जो पॉलिसी मेकर्स हैं, इनको ये एक स्ट्रॉन्ग फीडबैक मिलता है। दूसरी बात अगर आप देखें, तो यूएस में न केवल ये वॉर को लेकर के, वॉर के एक्सपेंडिचर को लेकर के, ट्रम्प साहब के अब जब मिड टर्म इलेक्शंस आएंगे उसके बारे में आप सोचना चाहिए। और थर्ड थिंग ये है कि भाई एआई की रैली चल रही है वहाँ पे। एआई की कंपनियों के लिए और ये डेटा सेंटर्स के लिए सबसे बड़ा इनपुट है एनर्जी और फ्यूल, राइट। तो एआई की इतनी बड़ी रैली चल रही है, उन कंपनियों का जो केपेक्स हो रहा है उस पे क्या रिजल्ट मिलेगा, उस पे सवाल या निशान उठेंगे अभी। क्रेडिट मार्केट जो है यूएस का, यूएस के जो बॉन्ड यील्ड्स हैं, हर चीज में आपको अंदेशा दिख रहा है कि भाई ये एनर्जी प्राइसेस से और यूएस की ओवरऑल इकोनॉमी के जो परफॉर्मेंस है, इसके क्या हालात हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यूएस इकोनॉमी, यूएस मार्केट्स, वहाँ की जो लीडरशिप है उसके ऊपर क्या असर है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज हमको ऑब्जर्व करना चाहिए। और मुझे लगता है यहाँ यहाँ से भी प्रेशर बनेगा, न केवल इंडिया की इकोनॉमी और यूरोप, बट जिन लोगों ने ये वॉर छेड़ा है उनकी आर्थिक व्यवस्था पे भी असर पड़ रहा है, उनके मार्केट्स पे भी असर पड़ रहा है, और उसका कहीं ना कहीं पे प्रेशर आपको बनता हुआ दिखेगा। तो मुझे नहीं लगता है कि ये इसी तरीके से बहुत ज्यादा समय तक कंटिन्यू हो सकता है। अगर कंटिन्यू होगा तो डेफिनेटली सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट्स और नेगेटिविटी और देखने को मिलेगी। बट मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा से ज्यादा जो डैमेज होना था, काफी सारा डैमेज हो चुका है। देखिए किसी भी लेवल से 5%, 10% और गिर सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेजर डैमेज जो है वो ऑलरेडी हो चुका है। और निवेशक जो है खास करके, उनको ये समझना चाहिए कि भाई हर साल दूसरे साल किसी न किसी कारण से निफ्टी का 12-15%, 20% गिरना, लंबे अरसे में निफ्टी में डबल डिजिट कंपाउंडिंग बनता है, लेकिन वो डबल डिजिट कंपाउंडिंग इस तरीके से बनता है कि भाई हर साल 2 साल में एक बार डबल डिजिट मार्केट गिरता भी है। तो जिस तरीके से ग्रोथ मिलती है, वो ग्रोथ हमेशा वॉलेटिलिटी के साथ ही मिलती है। और इसका आने वाले महीने, 2 महीने, 3 महीने में जब जब भी मार्केट थोड़ा बहुत स्टेबलाइज होता है, तेल के दाम नीचे आते हैं, कहीं ना कहीं पे निवेशकों को ये जो गिरावट है, उसका फायदा उठाने की तैयारी रखनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी से आप मार्केट में लपक लीजिए, लेकिन तैयारी रखिए, मौके बनेंगे आने वाले थोड़े समय में। बिल्कुल। सर क्रूड निश्चित तौर पे एक बड़ी चिंता है, और जो अनुमान लगाए जा रहे हैं तमाम एनालिस्ट की तरफ से, वो यही लगाए जा रहे हैं कि $150 तक भी क्रूड जा सकता है अगर यहां से वॉर थोड़ी और खिंचती है तो। अब ऐसे समय में जब 110 120 के बीच में ऑलरेडी क्रूड पहुंच चुका है, और तमाम एनर्जी इंफ्रा जो है वो वहां पे, चाहे वो तमाम मिडिल ईस्ट कंट्रीज के अंदर जो एनर्जी इंफ्रा भी तबाह हुए हैं, तो ऐसे तौर पे ये अनुमान भी लगाया जा रहा है कि क्रूड लंबे समय तक महंगे दामों पर ही रह सकता है।
तो अगर ये 100 के ऊपर कंटिन्यू रहता है कुछ 6 महीने के लिए मान लेते हैं अगर, तो ये कितनी बड़ी चिंता है, जो क्या ये बाजार को एकदम चलने नहीं देगी? इतनी बड़ी चिंता है क्या ये? डेफिनेटली देखिए, अगर मैं यही कहने वाला था कि भाई $150 एक बार छूना, ये अलग बात है। जैसे अगर आपको मैं याद दिलाऊं, 2008-9 मेरे ख्याल में 2008 था, 2007 का एंड या 2008 मिड होगा। ऑयल हमने $145-150 देखा है। मई 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर के बाद हमने $129 पे ऑयल देखा है। लेकिन क्या है कि थोड़े समय के लिए जब ऑयल इस लेवल पे जाता है, उसके बाद क्या होता है, डिमांड डिस्ट्रक्शन होती है, लोग ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने में लग जाते हैं। कहीं ना कहीं पे जो महंगी कैपेसिटी है, समझो $60-65 के ऊपर जब ऑयल रहता है, तो यूएस से शेल ऑयल निकलना स्टार्ट हो जाता है। अल्टीमेटली यूएस को वेनेजुएला से भी ऑयल सप्लाई करना है। यूएस ने बताया कि भाई ईरान के ऑयल पे भी हम सैंक्शन नहीं लगाएंगे। तो यस, इंफ्रास्ट्रक्चर डिसरप्ट हुआ है, सेटबैक्स भी हुए हैं। बट इन द पास्ट ऐसा देखा गया है कि भाई जब भी तेल का दाम थोड़े समय के लिए ऊपर रहता है, तो कहीं न कहीं से फिर उसकी सप्लाई आती है, और साथ ही साथ डिमांड डिस्ट्रक्शन भी होती है, और तेल का दाम अल्टीमेटली गिरने लगता है। दूसरी बात, जैसा आपने बताया कि भाई तेल का दाम अगर 100 के ऊपर रहता है और 6 महीने निकल जाते हैं, हो सकता है। लेकिन अगर 6 महीने निकलेंगे, तो जरूर जीडीपी ग्रोथ पे, वर्ल्ड की जीडीपी ग्रोथ पे, इंडिया की जीडीपी ग्रोथ पे, कंपनियों के प्रॉफिटेबिलिटी पे, हर चीज पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन द पॉइंट इज कि भाई जब स्मॉल कैप इंडेक्स 25% गिर चुका, निफ्टी 15% गिर चुका, और शायद थोड़ा गिर सकता है अगर ये इसी तरीके से चलेगा, तो कहीं ना कहीं पे तेल की वजह से जो नुकसान हो रहा है, एनर्जी प्राइसेस की वजह से जो नुकसान हो रहा है, और उसके सामने मार्केट में जो करेक्शन हो रहा है, कहीं ना कहीं पे उसकी एक तुलना होगी कि भाई क्या इतना जो करेक्शन हुआ है, पूरी की पूरी मार्केट कैप समझो 20% डाउन है, तो क्या ये 6 महीने की अर्निंग्स और 6 महीने की प्रॉफिटेबिलिटी, या इन्फ्लेशन, या हायर इंटरेस्ट रेट्स, इन सब चीजों को फैक्टर कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो दैट इज द वे मार्केट वर्क्स। किसी न किसी लेवल पे ये सारे इम्पैक्ट को मार्केट प्राइस इन करके, फैक्टर इन करके, फिर आगे बढ़ेगा। लेकिन सबसे पहले ये है कि भाई ये वॉर का डी एस्केलेशन होना, और एक विजिबिलिटी आना, ये इंपॉर्टेंट है। और अल्टीमेटली मार्केट हमेशा फ्यूचर को देख करके चलता है। समझिए कि कल वॉर रुक जाता है, तो कहीं ना कहीं पे मार्केट ये प्राइस इन करेगा कि भाई कहाँ से एनर्जी सप्लाई नॉर्मलाइज होगी, और कितना डिमांड डिस्ट्रक्शन चाहिए जिसकी वजह से तेल का दाम गिरने लगेगा, या कितनी नई सप्लाई आनी चाहिए वेनेजुएला से या शेल ऑयल से या किसी भी तरीके से। सो आई थिंक मार्केट कहीं ना कहीं पे सारी चीजों को फैक्टर करके फ्यूचर की तरफ देखता है। और ऑलरेडी जो गिरावट हुई है, मुझे ऐसा लगता है काफी कुछ इसमें प्राइस्ड इन है। थोड़ी और गिरावट हो सकती है, बट कहीं ना कहीं आने वाले थोड़े दिनों में कहीं ना कहीं पे ये एक अट्रैक्टिव लेवल बनाएगा, और पूरी फ्यूचर को प्राइस इन करेगा। बिल्कुल। तो जैसा आपने कहा कि अगर वॉर रुक जाती है तो क्या होगा मार्केट के अंदर, तो एक सिचुएशन को कंसिडर करते हैं कि अगर वॉर रुक जाती है, अभी जो दूसरी कंसर्न है ना वॉर के अलावा, वो है एफआईआईज की बिकवाली इंडियन मार्केट्स के लिए। अभी अगर हम देखें तो पिछले 15-20 दिन से लगातार बिकवाली चली रही है। अब तक बात होती थी कि इंडियन मार्केट में वैल्यूएशन महंगे हैं, अब तो वैल्यूएशन करेक्शन भी हो गया है, टाइम करेक्शन भी हो गया है। तो आखिर चाहिए क्या एफआईआईज को, क्योंकि अभी तक वो खरीदारी आती हुई नजर नहीं आ रही है। क्या ये वॉर रुकते ही हम तैयार हैं इस चीज के लिए कि हमारे मार्केट्स में एफआईआईज का फ्लो आना शुरू हो जाएगा? तो विकास जी, थोड़े अगर 3-4 साल की बात करें, तो मैंने 3 तरीके के फेजेस देखे हैं। एक ऐसा समय होता था 2022 के बाद, समझो आप 2023 देखें, 2024 का काफी समय देखें, या 2020 को देखें, तो पिछले 5 साल में 2-3 साल हमने ऐसे भी देखे हैं जहां पे इमर्जिंग मार्केट्स में कोई खास पैसा जा नहीं रहा था, लेकिन इंडिया में जरूर पैसा आ रहा था। उसके बाद हमने दूसरा दौर देखा 2024 के एंड से लेकर के 2026 के शुरुआत तक, कि जब इमर्जिंग मार्केट्स में पैसा जा रहा था, लेकिन इंडिया से थोड़ा पैसा रीएलोकेट होकर निकल रहा था, क्योंकि बाहर समझिए कि एआई और मेमोरी चिप्स और सेमीकंडक्टर्स की रैली, तो उसकी वजह से चाइना, साउथ कोरिया, ताइवान में रिलेटिव मूवमेंट हुआ। और अब हम तीसरा दौर देख रहे हैं जहां पे इंडिया छोड़ो, इमर्जिंग मार्केट छोड़ो, हर जगह से पैसा निकल रहा है। तो क्या है कि अलग अलग समय पे अलग अलग चीजें हुई है। अगर आप टोटली 15 साल लेते हैं, समझो 2010 से लेकर के अभी तक, फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद से लेकर अभी तक, तो ज्यादातर समय इंडिया में पैसा आया है, और दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स में पैसा नहीं लगा है, या वहां से एक्चुअली निकला है। फिर ये दौर आया कि भाई इंडिया से पैसा निकला और एआई रैली हुई, तो दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स में गया। और अब ये दौर हमको देखने को मिल रहा है कि भाई अब तो हर जगह से पैसा निकल रहा है, क्योंकि लोगों का रिस्क के ऊपर से या इक्विटी के ऊपर से एलोकेशन कम हो रहा है।
तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये टेम्पररी है और कहीं ना कहीं पे आने वाले 3 से 6 महीने में देखिए ये जो मार्केट में जो हानि पहुंच रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी वजह से एआई की जो रैली चल रही थी यूएस में और यूएस की आर्थिक व्यवस्था और यूएस के परफॉर्मेंस पे सवालिया निशान जरूर उठेंगे। और कहीं ना कहीं पे अगर यूएस का मार्केट करेक्ट होगा, ये जो एआई का हाइप अगर कहीं ना कहीं पे ठंडा होगा, तो अल्टीमेटली पैसा पलट के, भले थोड़े दिन बाद थोड़े महीने बाद मुझे नहीं पता है, पर अल्टीमेटली पैसा पलट के फिर इमर्जिंग मार्केट्स में आएगा। और इंडिया का आप देखिए कि ये जो वॉर स्टार्ट होने के बाद मार्केट गिरा है वो तो हर जगह पे गिरा है, वो बात सही है। लेकिन इससे पहले 18 महीने पहले भी हम टाइम करेक्शन कर रहे थे, तो एक तो टाइम करेक्शन हुआ, उस टाइम करेक्शन के दौर में हमारे फंडामेंटल्स एक्चुअली इंप्रूव हो रहे थे। अब ये बात जरूर है कि हम वॉर को प्राइस इन कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ रुपए का डेप्रिसिएशन, इंडिया का सोवरेन अपग्रेड और इमर्जिंग मार्केट्स के मुकाबले रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस। तो इंडिया अपनी टाइम हिस्ट्री के मुकाबले, अपने फंडामेंटल्स के कंपैरिजन में, रुपी के डेप्रिसिएशन के बाद और इमर्जिंग मार्केट्स के कंपैरिजन में हर एंगल से सस्ता हो चला है और हर एंगल से कॉम्पिटिटिवली एक अच्छे पोजीशन में दिखेगा अगर ये करेक्शन इस तरीके से रहता है तो। और अगर यूएस में जो इतने सालों से तेजी चल रही है, किसी भी कारण से देखिए, हमेशा मार्केट का करेक्शन अपने पसंदीदा कारण से नहीं होता है, लेकिन अगर वॉर ही सही, इसी कारण से अगर यूएस का मार्केट और ये एआई का हाइप अगर ठंडा होता है, तो कहीं ना कहीं आगे जाकर के रिलेटिवली इमर्जिंग मार्केट्स का और इंडिया का रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस होगा या फायदा होगा एक्चुअली, इफ यू आस्क मी। निश्चित तौर पे ये उम्मीद रखी जाए कि इमर्जिंग मार्केट्स का फायदा होगा और उसमें इंडिया का सबसे बड़ा फायदा होगा। सर एक सवाल, एक इन्वेस्टर से अभी मुलाकात हुई थी तो उन्होंने पूछा कि देखिए पहले हम एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में पैसे डाल रहे थे, बाजार करेक्ट हुआ, वहां नेगेटिव रिटर्न मिलने लगे, तो हमने गोल्ड और सिल्वर की तरफ शिफ्ट कर लिया, वहां थोड़े पैसे बने, लेकिन अब वहां भी करेक्शन आ रही है। अब इस वक्त क्या करें, कौन से थीम्स ऐसे चुने जो डोमेस्टिक फोकस्ड हो, या फिर वॉर प्रूफ तो हम ऑफ कोर्स नहीं आइडेंटिफाई कर सकते, वॉर का असर तो पूरी दुनिया पे पड़ता है और पूरे तमाम सेक्टर्स पे पड़ता है, लेकिन रिलेटिवली सेफर कौन से बेट्स ऐसे हो सकते हैं, कौन से थीम्स ऐसे हो सकते हैं जहां इस वक्त लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को फोकस करना चाहिए इस गिरावट का फायदा उठाने के लिए? ये जो आपने पहला सवाल पूछा वो बहुत इंटरेस्टिंग है। निवेशकों को ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि भाई जहां रिटर्न बना है वहां नहीं जाना है हमको, हमको वहां जाना है जहां रिटर्न बन सकता है। और कहाँ रिटर्न बन सकता है ये हमेशा प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है, इसीलिए अलग अलग परसेंटेज या अलग अलग मात्राओं में एसेट एलोकेशन करके रखना चाहिए। क्या होता है कि भाई जब 2024 तक बाजार में तेजी चल रही थी, तब तो सभी को कन्विक्शन था कि भाई हमको स्मॉल कैप लेना चाहिए, रेलवे, डिफेंस, पीएसयू, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब लेना चाहिए। लेकिन हिस्ट्री ये बताती है कि जब गोल्ड लेने का समय था तब लोग चढ़ चढ़ के स्मॉल कैप खरीद रहे थे। अब जब शायद इक्विटी खरीदने का दौर बन रहा है, तब लोगों को लगता है कि भाई हमको गोल्ड सिल्वर लेना चाहिए। अब तो ठीक है, चलिए रिस्क ऑफ मोड है, गल्फ कंट्रीज में कारोबार ही बंद है, तो इसकी वजह से शायद सारे एसेट्स में बिकवाली हो रही है, कहीं न कहीं पे कोई लिक्विडिटी रेज कर रहा होगा, कहीं न कहीं किसी को पैसे की जरूरत होगी। तो जिस एसेट में बहुत पैसा बना है जो कि गोल्ड है, तो उसमें शायद प्रॉफिट बुकिंग हो रही है या कोई लिक्विडिटी क्रिएट कर रहे हैं, जो भी कारण इसके हो सकते हैं। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि रिटर्न कहाँ बनेगा ये पता करना मुश्किल है, और रिटर्न जहां पे पास में बना है वहां पैसे डालने से हमारा रिटर्न नहीं बनेगा। तो एसेट एलोकेशन करना और अलग अलग मात्रा में, भाई कि इतना इक्विटी, इतना गोल्ड, इतना फिक्स्ड इनकम, इसीलिए तो हम लोग एसेट एलोकेशन, मल्टी एसेट, ये सब चीजों की बात करते हैं। बात ये आती है कि भाई जो आपका सेकंड क्वेश्चन था कि भाई अब आगे जाके क्या करना चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे जाके तो भाई अभी इक्विटी खरीदने का समय आएगा। और देखिए, कोई अगर ये बात हमारी सुन रहा है तो सोचेगा कि यार इतने इतना इतना मतलब इतना भारी नुकसान हो रहा है, इतना अंधेरा है बाहर माहौल में, और ये बोल रहे हैं इक्विटी खरीदना चाहिए। तो भाई देखो, जब अंधेरा होता है और जब बादल छाए होते हैं तभी इक्विटी खरीदने का रिवॉर्ड मिलता है। जब बादल हट जाएंगे, सब क्लियर हो जाएंगे, तब इक्विटी खरीदेंगे, तो मार्केट भी इस लेवल पे नहीं रहेगा ना भाई, तब तो फिर रिटर्न बनने के बाद लेंगे, ऐसी बात हो जाएगी। तो देखिए, हर महीने, हर हफ्ते, हर दिन पैसा बनना जरूरी नहीं है, थोड़े समय के लिए कुछ नहीं करें तो भी ठीक है, लेकिन आने वाले महीने 2 महीने में तैयारी रखिए इक्विटी खरीदने की। दैट इज हाउ आई वुड से। और टाइमिंग करना पॉसिबल नहीं है, तो अभी से लेकर के आने वाले 6 महीने में हर 15 दिन थोड़ा पैसा इक्विटी में लगाइए। एसआईपी चल रही है तो उसको चलने दीजिए भाई, ऐसे समय में एसआईपी चलती है तभी तो आगे जाके पैसा बनता है। देखिए, पैसा हमेशा बेयर मार्केट में बनता है, बुल मार्केट में अकाउंट स्टेटमेंट में उसका रिजल्ट दिखता है आपको।
लेकिन पैसा तो बेयर मार्केट में ही बनता है, पैसा तेजी में नहीं बनता है। जो तेजी में पैसा डालते हैं उनका आगे जाके पैसा नहीं बनता है, जो बेयर मार्केट में पैसा डालते हैं उन्हीं का पैसा बनता है। तो आने वाले थोड़े समय में इक्विटी खरीदने की हिम्मत रखिए, इक्विटी खरीदने का प्लानिंग बनाइए आने वाले थोड़े समय में, और तब जाकर के आगे पैसा बनेगा। और क्लैरिटी, जब क्लैरिटी नहीं होती है तब पैसा लगाने से पैसा बनता है, जब क्लैरिटी रहेगी तो भाव भी ये नहीं रहेगा। निश्चित तौर पे क्लैरिटी रहेगी तो वो सबके लिए रहेगी और सबको ही पता होगा, फिर आप अलग तो नहीं होंगे। और लाइफ का सिंपल फंडा है, जब अंधेरा होता है तभी सुबह भी आती है, रात होती है उसके बाद ही दिन आता है। तो अगर रात में आप प्रिपेयर करेंगे कि आपकी सुबह कैसी हो तो आप बेहतर इन्वेस्टर बन पाएंगे। ये एक टेक अवे है आज के इस कन्वर्सेशन का निश्चित तौर पे। आशीष सर, बहुत शुक्रिया, आज आपने समय दिया और आपने बहुत चीजों पर बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से समझाया चीजों को। आई होप कि ये बहुत हेल्पफुल होगा हमारे व्यूअर्स के लिए। बहुत शुक्रिया सर।